आपको तो मैंने कहा हूं कि साहब ये आप इंडस्ट्री खोले रखेंगे, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ये चालू रहेगा, 8 बजे से 12 बजे तक चालू रहेगा। अगर आपको चेन तोड़नी है तो आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन करिए। कंप्लीट इंडस्ट्री भी बंद रहनी चाहिए, हर चीज़ बंद रहनी चाहिए। हम देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम आपसे ये मांग करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, 150 सेंटर्स औरंगाबाद के अंदर खाने के खोले जाए, खाना तैयार करें। एक एक वार्ड के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर एक एक खोले, 50-50 की जिम्मेदारी ले ले। मनपा आयुक्त ने बोलना है कि साहब मैंने मास्क के ऊपर है तो करोड़ों रुपये कमा लिया है, प्लास्टिक के ऊपर करोड़ों रुपये कमा लिया है मेरे महानगर पालिका को, अब ये जनता के ऊपर खर्च करिए। 50 मैं ये बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद के जितने भी डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे सिचुएशन के अंदर भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो औरंगाबाद की पूरी जनता इन लोगों को सलाम करती है, इनको सैल्यूट करती है कि इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं। ये सही बात है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है और कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 साल पहले से ये मामला चले आ रहा है और 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। औरंगाबाद ही नहीं, देश भर की जनता ने जैसा लोगों से कहा उसका पालन किया गया और उसी का नतीजा है कि आज बहुत हद तक इसके अंदर कंट्रोल होने में कामयाबी मिली है। अब औरंगाबाद के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी सही बात है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा सबसे पहले कि सारी दुनिया के अंदर इसका इलाज जो बता रहे हैं वो मास्क पहनना है। अगर औरंगाबाद की जनता, औरंगाबाद के कोई लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन हर एक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप सारी दुनिया के अंदर देख लीजिएगा कि लोग हैं तो अपने मास्क का ये कर रहे हैं। तो मैं आज भी चाहूँगा कि मास्क के ताल्लुक़ से प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहे हैं हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर कोई आदमी अपनी गलती की वजह से दूसरों को जोखिम में डाल रहा है तो हम कतई इस बात का ये नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन अगर कोई कार्रवाई कर रहा है किसी के ऊपर, चाहे वो महानगर पालिका हो, पुलिस हो, हम बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। और मास्क का मतलब ये है कि अगर हम अपनी दस्ती से अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, अपने किसी दुपट्टे से हम अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, मास्क से अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को ख़तरे में डाल रहे हैं। अब पिछले दिनों से जो औरंगाबाद के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि अब बहुत हो चुका है कि आप ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि इतने हो गए हैं, इतने मर गए हैं, इतने पॉजिटिव हो गए हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब आप कोरोना के डर से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं 1 साल के बाद एक पॉजिटिविटी लेके आइए, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आप ये बताइएगा कि ठीक है कोरोना है, हम बच सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ सिर्फ आंकड़े जारी करेंगे और मीडिया भी उसे कि आज 8 मर गए, आज 15 मर गए, आज 20 मर गए, मरने वाले लोग जो है उनका अगर आप हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो कहीं ऐसे है कि सिर्फ कोरोना की वजह से मरे हैं ऐसा नहीं है, दूसरी बीमारियों की वजह से भी उनको जो दूसरे एलिमेंट्स थे, कोमॉर्बिड जैसे कहते हैं, उसकी वजह से भी मौत हुई है। लेकिन ये दावा करना कि जो मर रहा है वो कोरोना से मर रहा है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। तो प्रशासन ने अब ये मरने के आंकड़े हैं तो बंद करने चाहिए। इसमें आप लोगों के अंदर है तो एक पॉजिटिविटी लेके आइएगा। आप डरा डरा के आप है तो ये एक धंधा चला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जब आप औरंगाबाद शहर के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है किसी भी सरकार और किसी भी प्रशासन के लिए सबसे आसान तरीक़ा क्या है कि तुम भी घर पे बैठ जाओ, हम भी घर में बैठ जाते हैं करके। तो ये लॉकडाउन जो है ये किसी भी प्रशासन और किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान बात है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं जिसके लिए मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद की पूरी जनता ने हमें इस मुद्दे के ऊपर साथ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी के बाप की डेथ हुई, किसी ना किसी की माँ इस दुनिया में नहीं रही है, किसी के बच्चों का इंतकाल हुआ है। आज अगर ये मौतें हुई है तो सिर्फ कोरोना की वजह से हुई है, ये हम कतई नहीं कह सकते हैं। सरकार और प्रशासन की हलगर्जीपना कहिएगा, नेग्लिजेंस कहिएगा
या आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जितना आपका ध्यान देना चाहिए था। हम पूरे आंकड़े के साथ आज के दिन आए हैं और पूरे आंकड़े आपको बताएंगे कि हमको आज कैसा मरने के लिए छोड़ा गया है करके। लॉकडाउन करके अगर ये समझ रहे हैं कि 8 दिन 6 दिन का हम लॉकडाउन करेंगे, 10 दिन का लॉकडाउन करेंगे और कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं, ये अपने पापों की सज़ा जनता के ऊपर थोप रहे हैं। इनका पाप है ये, इनकी जो गलतियां हैं वो गलतियों का ठिकरा है तो आम जनता के ऊपर फोड़ा जा रहा है। और क्या गलतियां हैं उनकी मैं आपको बताऊंगा उसमें। लेकिन अब कल ये फैसला लिया गया है कि हम लॉकडाउन करेंगे औरंगाबाद में, और ये लॉकडाउन रहेगा 8 तारीख तक। तो ये लॉकडाउन के अंदर क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा करके मैं पहले थोड़ा सा उनका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ जो मुझे ऐसा लगा कि जिसके ऊपर किसी ना किसी को तो सवाल उठाना चाहिए करके। दिक्कत ये है कि आज औरंगाबाद का कोई भी लोक प्रतिनिधि इसलिए बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आज चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, सत्ता की लालच के अंदर कि हमारी कुर्सी ना छूट जाए, तो ये जनता के हितों के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन कह रहा है आपल्याला हे करायचे आहे, हो साहेब करायचे आहे, आपल्याला हे नहीं करायचे, हो साहेब नहीं करायचे आहे। ये अगर इस तरह का ये है तो कल आपको भी जनता के सामने जाकर खड़े रहना पड़ेगा करके। क्यों ये आवाज़ इसके ऊपर उठाई नहीं जा रही है? भाई आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी लोक प्रतिनिधि 8-10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कोई भी खासदार 10-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कोई अगर नहीं बोल रहा है तो प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि सगळे लोक प्रतिनिधी आमच्या बाजूने बोलत आहे, फक्त इम्तियाज जलील कशाला बोलत आहे। मैं बोलूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा, आपको पसंद आए या ना आए करके। अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें मैंने कुछ बात बताया है कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इत्यादि प्रतिबंधित राहील, तसे सार्वजनिक ठिकाणी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। अब आदमी है तो अगर 24 घंटे अगर अपने घर के अंदर रहेगा, बैठे रहेगा, अपने हेल्थ के लिए अगर वो है तो अपनी बीवी के साथ मास्क लगाकर अपने गली के अंदर, अपने कहीं रोड के ऊपर टहल रहा है, वॉक करने के लिए जा रहा है, तो इसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है प्रशासन को, इसका प्रशासन ने हमको बताना चाहिए करके। कोई भी वॉक करने के लिए जाता है तो पूरा मोहल्ले को साथ में लेकर नहीं जाता है कि 200 लोग हम वॉक करने के लिए निकले हैं करके। उसमें कोई पति पत्नी, कोई भाई बहन, कोई बाप बेटा अगर वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो इसके ऊपर प्रतिबंध किस हिसाब से लगाया गया है, आप हमको एक्सप्लेन करिएगा। दूसरा ये है कि मंगल कार्यालय, हॉल, लग्न समारंभ, वाढदिवस, ये कार्यक्रम ये सब बंद रहेगे। या आदेशानुसार लागू करण्यात येत असलेल्या संचारबंदीच्या कालावधीत केवळ नोंदणीकृत विवाह, रजिस्टर्ड मैरिज अनुयोग्य असेल। मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड मैरिज होंगी ये लॉकडाउन के पीरियड में। अब जिसने है तो 2 दिन पहले की, 2 दिन बाद की शादी रखा है, 4 दिन बाद की शादी रखा है, हम चाहेंगे कि प्रशासन ने फ़ौरन आज का आज नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि जिसको भी शादी करना है 24 घंटे के अंदर प्रशासन शादी करके दे डालेंगे आपको। अगर प्रशासन को ये नहीं मालूम है कि 1 महीने का समय लगता है नोटिफिकेशन देने के बाद शादी करने के लिए, तो आज आप निकाल दीजिएगा, हम भी इसका समर्थन करेंगे कि सब रजिस्टर्ड मैरिज 24 घंटे के अंदर हो जाएगी करके। उसमें आप ये जो बता रहे हैं कि अब ये इतने लॉकडाउन के पीरियड के अंदर सब रजिस्टर्ड में, आज अगर मैं रजिस्ट्री करा है तो 1 महीने के बाद का मुझे टाइम मिलेगा। उसमें ये रूल है। अगर वो रूल अगर बंद कर रहे हैं तो हम भी बोलेंगे ठीक है साहब, जाके रजिस्टर्ड मैरिज करवाइए करके। एक मैटर जो है धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक प्रार्थना स्थळ संपूर्ण बंद रहते। इसके मामले के अंदर जितने भी धर्मों के धर्मगुरु है इसके ऊपर ज़्यादा फैसला कर सकते हैं और उनका जो भी फैसला रहेगा वो सभी लोग इसको मानेंगे। ऑटोमध्ये फक्त 2 प्रवाशांना मास्कसह प्रवास अनुयोग्य राहील। दो ही पैसेंजर्स रहेंगे। बसेस चालू रहने वाले हैं। अगर बसेस में अगर माँ बाप बेटा बेटी अगर बस से उतर रहे हैं तो उनको 2 ऑटो लेना पड़ेगा। 4 जने बैठ नहीं सकेंगे, सिर्फ 2 ही लोग बैठ के उसके अंदर जा सकते हैं उसमें। और इसका एक आगे एक भी कनेक्शन है तो वो भी हम दिखाते हैं। एक अहम बात यह है कि ये उद्योग पूरा शुरू रहने वाला है। औरंगाबाद के अंदर अगर आप एक अंदाज़ा अनुमान अगर लगाए तो कम से कम, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन 2 लाख के करीब लोग सिर्फ वालुज जाते हैं करके मुझे ऐसा बताया गया है। इसके अंदर ये आंकड़े के अंदर 2 के 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लाख से किसी तरह के कम नहीं हो सकते हैं।
इन्होंने ये कहा है अपने इसमें की जो अबाधित आवश्यक औद्योगिक व इतर वस्तूची पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक अशी स्थानिक आंतरजिल्हा, ये इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री चालू रहेगी सारे प्रिकॉशंस लेकर। क्यों रहेगी? औरंगाबाद की इंडस्ट्रियल लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनके झुकाव के अंदर आ जाएंगे। ये 2 लाख 4 लाख जो मजदूर है, जो काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ है, कितने सारे लोग आपके अपने गलियों में बस्तियों के अंदर रहते हैं। मैं खुद देखता हूँ कितने कंपनी की बसेस मेरे घर के सामने से रोज़ जाती है, टीवी सेंटर के ऊपर, हड़को साइड के अंदर रहने वाले बसेस भर भर के जाते हैं। ये लोग वहाँ पर जाएंगे। और इसका भी एक आपको आगे मैं बताऊँगा, मुझसे ये होने के बाद आप पूछिएगा कि मैंने पिछले जो लॉकडाउन का पीरियड हुआ था उसके अंदर उद्योग का रोल कैसा था, कोरोना बढ़ाने के अंदर मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। कोरोना को बढ़ाने के लिए यहाँ की एक बड़ी इंडस्ट्री ने कैसा अपना रोल अदा किया था, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। उसमें ई कॉमर्स सेवा उदाहरण अमेझॉन, फ्लिपकार्ट व तत्सम सेवा अत्यावश्यक व इतर घरपोच सुरू राहतील। क्यों? सिर्फ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने आपको क्या बोला है? बाकी मेरे मोहल्ले का जो दुकानदार है, अगर कोई सामान देना चाहा, आपने ये स्पेशल प्रिविलेज फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को क्यों दे रखा है? इनका इंटरेस्ट क्या है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ने ही बाकी का ये देना चाहिए। अगर कोई फ्रूट वाला, कोई सब्ज़ी वाला, कोई दुकान वाला अगर है, तो आपके लॉकडाउन के जो टाइमिंग के बाद अगर देना चाह रहा है तो वो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। और सिर्फ यही 2 कंपनीज़ को क्यों अलाउ किया जा रहा है? महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ खाजगी बस सेवेमार्फत नियमित व रात्रीच्या प्रवासी वाहतुकीस परवानगी राहील, यानी कि दिन और रात रहेगा उसमें। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऑटो जो है वो सार्वजनिक तौर के ऊपर 3 व्हीलर्स बंद कर दिए गए हैं। स्थानिक सार्वजनिक व खाजगी बस सेवा, ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर स्थानिक सार्वजनिक व खाजगी प्रवासी वाहने 2 चाकी, 3 चाकी व 4 चाकी परिशिष्ट बी मध्ये नमूद केलेल्या सूट व्यतिरिक्त संपूर्णतः बंद राहतील। अब अगर बस में से कोई आदमी उतर रहा है सेंट्रल बस स्टैंड के ऊपर और उसको सिडको जाने का है, और आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से 3 व्हीलर्स बंद रहेंगे, तो इसके अंदर भी थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप लेकर आ गए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेट्रोल पंप के अंदर आज भी आपने हालत देखे है कैसी है करके। महाराष्ट्र के अंदर हर जगह बंद है ऐसा नहीं है। आज अगर मेरे किसी परिवार के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, मुझे पूना जाना है, मेरे गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है या मुझे औरंगाबाद छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का है, तो आज ये पेट्रोल पंप की जो हालत करके रखे हुए हैं, इसकी वजह क्या है? पेट्रोल डीजल कम्स अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। मतलब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आते हैं ये। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कायदे कानून बना नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट का एक्ट है। उस एक्ट के हिसाब से आज आप एक एक पेट्रोल पंप, अभी दिल्ली गेट के सामने आप लोग जाते जाते, आपसे विनती करूंगा कि आप जाते जाते एक फ़ोटो लेके जाइए, वहाँ से सौों से लोग खड़े हुए हैं गाड़ियाँ लेके अपने, उसको स्ट्रीमलाइन करिए पेट्रोल डीजल को। आप वैसे भी लोगों को ये, अगर मुझे पेट्रोल भरा के मेरी 2 व्हीलर के अंदर मुझे जाना है कि जालना जाना है, जालना के अंदर तो खुला है ना, आप पेट्रोल के ऊपर ही ऐसी बंधन लेके आ गए हैं, तो ये इसके ऊपर भी बंधन हटना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कुछ मुद्दे हैं। इन्होंने कहा है कि मनरेगा के रोहियों के काम जो है वो शिष्टाचार पाळून कामाच्या ठिकाणी शारीरिक अंतर ठेवावे। अब ये शारीरिक अंतर ठेवावे ये दूसरी जगह के ऊपर भी लागू हो सकता है। मनरेगा के अंदर शारीरिक क्या होता है पता नहीं है, कितना चिपक के काम करते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा है। सेवाभावी संस्था किंवा NGO ही जे गरजू नागरिकांना जेवण इत्यादी मदत देऊ इच्छितात ते पूर्व परवानगीने विहित ठिकाणी व वेळेत हे कार्य करू शकतात। तुम्हारा काम क्या है? हम लॉकडाउन कर देंगे, NGO तुम खाना बना के खिला देना इन लोगों को। सेवाभावी संस्था तुम्हारा काम है खाना खिला देना उनको, हमने तो बंद कर दिए है, और खिलाना भी है तो हमारे से आके परमिशन लेना। मैं तमाम NGO से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको जितना करना था हमने करे है, लेकिन अब इनकी ये आदत हो गई है कि हम लॉकडाउन करेंगे, खिलाने के लिए तो ये है ना उसमें, ये खिलाएंगे नहीं। आप फैसला ले रहे हैं, खिलाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, प्रशासन की। हम आपसे ये मांग करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो,
म्युनिसिपल कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, 150 सेंटर्स औरंगाबाद के अंदर खाने के खोले जाए, खाना तैयार करे, एक एक वार्ड के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर एक एक खोले, 50-50 की जिम्मेदारी ले ले। मनपा आयुक्त ने बोलना है कि साहब मैंने मास्क के ऊपर है तो करोड़ों रुपये कमा लिया है, प्लास्टिक के ऊपर करोड़ों रुपये कमा लिया है मेरे महानगर पालिका को, अब ये जनता के ऊपर खर्च करिए। 50 खाने के स्टॉल्स बांट लीजिएगा कि साहब ये एरिया के अंदर है तो मैं बनाऊंगा महानगर पालिका की तरफ से। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत पैसा इकट्ठा कर रही है लोगों से, गाड़ी पे क्यों निकले 2000 की फ़ाइन, 3000 की फ़ाइन, मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं, चलिए फ़ाइन। तो ये पैसा कोरोना के नाम के ऊपर आप जमा कर रहे हैं, अब कोरोना के ऊपर आप खर्च करिएगा उसमें। ज़िलाधिकारी के पास है तो बहुत सारा पैसा है कोविड का रखा हुआ है, उसके अंदर 50 से 50, बहुत ज़्यादा नहीं है। औरंगाबाद शहर के अगर महानगर पालिका के एतबार से भी अगर देखें तो 118 वार्ड्स है, 115 वार्ड्स है, 120 पकड़ लीजिएगा, 130 पकड़ लीजिएगा, उसमें 50-50-50 तीनों बांट के ले ले तो खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा ना। हमारे को आपके पास आके कि साहब हमको खाना खिलाना है, हमको परवानगी दो करके, मतलब इतनी जुर्रत देखिएगा की तुम्हाला जेवण ते लोकांना द्यायचे आहे, आमची परवानगी घ्या। मग बंद करताना आमची परवानगी घेतली होती का? बंद आम्ही करणार आहे त्यांच्या जेवणाच्या बाबतीत आम्ही विचारणार होतो की काय व्यवस्था त्यांच्यासाठी केलेली आहे करके, तर काही उत्तर त्यांच्याकडे नसलं असतं। अब ये जो है ये हमने इनका सिर्फ अभी जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, वो नोटिफिकेशन मैं ये मांग कर रहा हूँ कि अगर बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के फ़ायदे के लिए अगर मज़दूरों की जान के साथ अगर आप खेलेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं साहब इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इंडस्ट्री की लॉबी मुझे मालूम है, मुझे भी मालूम है कि इंडस्ट्री औरंगाबाद के अंदर आना चाहिए, इंडस्ट्री टिकना चाहिए, इंडस्ट्री अगर बंद होती है तो नुकसान होता है, लेकिन कोई भी उद्योगपति नहीं मरने वाला है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मरने वाला है। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पिछले साल जब कोरोना यही जनवरी फरवरी मार्च मई में जब कोरोना बहुत पीक के ऊपर था, तब है तो इन्होंने है तो पहले तो इंडस्ट्री बंद किए, फिर उसके बाद इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दिए। चिकलठाने के अंदर लुपिन नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका रोल आपको मैं बताता हूँ। लिखित के अंदर मेरे पास इसका ये है कि कोरोना के पीरियड के अंदर लुपिन कंपनी चालू थी, उनको परमिशन दी गई थी क्योंकि साहब हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम टीबी की दवाइयाँ बनाते हैं, हमारे को इजाज़त दी जाए, बिल्कुल देना चाहिए था और वो दिया गया था। वहाँ पर एक महिला थी ललिता भगवान साड़वे, ये डेली वेज के ऊपर वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं लोग, तो वो महिला वहाँ पर आई, वो पॉजिटिव हुई तो उसको उन्होंने क्या किए कि बोले तुम घर चले जाओ और कल से आना नहीं। ये लुपिन फैक्ट्री का ये रिटर्न के अंदर है मेरे पास, उनका क्वेश्चंस भी है, उनके रिप्लाई भी है कि कल से आना नहीं करके। वही पीरियड के अंदर आपको याद होगा कि आरिफ कॉलोनी के अंदर सबसे पहला केस निकला था, जो लड़का पूना से आया था, उसका वीडियो आज भी आप यूट्यूब के ऊपर अगर देखेंगे तो 15 गाड़ियाँ थे। सबसे पहले डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर साहब की गाड़ी थी, फिर पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पूरे अधिकारियों, यूट्यूब के ऊपर है। 15 गाड़ियाँ थे, गिन के ले लेना आपने, 15 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ थे, जुई लाइट लगा के है तो आरिफ कॉलोनी के ऊपर पहुँचे थे, जैसा मानो है तो एक आतंकी पकड़ा गया है बहुत बड़ा करके। वो विजुअल्स आज भी है। ये महिला को बोला गया कि आप घर के ऊपर छोड़ दिया जाए। आपको याद होगा उसी पीरियड के अंदर सहारा हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ, उसको कोरोना नहीं था, वो घर चले गया, डिस्चार्ज होकर घर चले गया। घर जाने के बाद वो पॉजिटिव पाया गया, तो प्रशासन को पता चला कि अरे ये वहाँ पे उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, तो इन्होंने सहारा हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा था, वो सहारा हॉस्पिटल 15 दिन के लिए सील कर दिया गया था, 15 दिन के लिए। ये उसी पीरियड के अंदर जहाँ पर है तो लुपिन का ये पेशेंट पकड़ी गई थी। अब लुपिन ने है तो अपना ये दिए कि नहीं साहब, हमने ये जो महिला के कांटेक्ट में 58 लोग आए थे, हमने उनको भी बोले थे कि थोड़ा सा सावधान रहना है करके। उस वक्त का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था कि फ़ौरन है तो एरिया सील हो जाना। उसके बाद है तो गवर्नमेंट ने डाला कि आपने उसको सैनिटाइज़ करना, इतने दिन बंद करना, पूरे एरिया को सैनिटाइज़ करके ये करना। जिस वक्त ये महिला पॉजिटिव पाई गई थी तो उस वक्त
कोई सरकार की तरफ से ये नहीं था कि इंडस्ट्री में अगर कोई केस पॉजिटिव आता है तो क्या करना चाहिए, ये बाद में नोटिफिकेशन निकला था। इन्होंने क्या किए कि फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन था, उनकी कंपनी को वैसे भी छुट्टी थी, इन्होंने 2 दिन है तो कंपनी बंद करे और तीसरे दिन से सबको बुला लिए, और बुलाने के बाद ये हुआ कि बोले हमने सैनिटाइज कर दिए। उसी वक्त मुझे ये मामला, पिछले साल ये मामला मेरे सामने आया, तो मेरे को ये सवाल पैदा हुआ कि मैं बोला इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसके अंदर सौों से लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे केस पॉजिटिव आता है और महज है तो वो कहते हैं कि हमने सैनिटाइज कर दिए है और कंपनी चालू कर दिए है करके। फिर सहारा को 15 दिन लॉकडाउन क्यों किया गया था? फिर जब एक केस निकला था तो 15-15 गाड़ियाँ अधिकारियों की वहाँ पर क्यों गई थी? ये एक सवाल पैदा होता है। तो इन्होंने बताया कि नहीं सर, हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं करके। अब एक सवाल ये था कि मैंने क्या करना, उस वक्त मुझे पता था ये जो महिला रहती थी ये मुकुंदवाड़ी संजय नगर, और आप लोगों को मालूम होगा कि उस पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट अगर कोई था तो संजय नगर था। सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित थे तो वो संजय नगर का एरिया था। अब मेरे सामने ये एक प्रश्न था कि मैं या तो मुद्दा उठा के ये लुपिन वालों को है तो पकड़ूँ इनका कि तुमने है तो ये ऐसा कैसा किए है। मैंने फ़ौरन उस वक्त के जिलाधिकारी को पूरा बताया, मैंने पुलिस कमिश्नर को पूरा बताया कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ है करके। आपको मालूम है इतना सब बताने के बावजूद भी एक भी वरिष्ठ अधिकारी लुपिन के अंदर कदम नहीं रखा, न जाके इंस्पेक्शन किया। कौन गया वहाँ पे? तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे मेरे ख्याल इंस्पेक्टर पोटे बोल के थे, वो गए, और एक शॉप इंस्पेक्टर नहीं फैक्ट्री इंस्पेक्टर गया वहाँ पे चेक करने के लिए। बस 2 लोग गए। तो मैंने वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर से पूछा, मैं बोला ये जो कंपनी है रूल्स के हिसाब से, मैंने बोला साहब उन्होंने सब साफ़ सफाई करके शुरू कर डाली बोले काम। तो आप सोचिएगा कि मतलब इंडस्ट्री अपने तौर के ऊपर कोई कर्मचारी होता है तो तुम जाओ घर पे जाओ, तुम जियो मरो, क्या करना है तुम्हारा ये करो करके। ये लुपिन जैसी एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसके ऊपर मैं ये बता रहा हूँ तो सिर्फ ऐसी मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास रिटर्न के अंदर उनके जो जवाब है, उनके जवाब के साथ मैं ये सब है तो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अगर बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद करिए, क्योंकि हमारे मजदूरों की जान की भी कुछ कीमत होती है। आप सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर जान की फ़िक्र कर रहे हैं तो वो मजदूरों को भी हम सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। अब जो मुद्दे के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये प्रशासन और ये सरकार जो है वो आपकी जान बचाने के लिए ये सब काम कर रही है कि लॉकडाउन नहीं साहब, आपकी जान बहुत कीमती है, हमारे को आपकी जान बचाना है, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमको वैसे भी मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हॉस्पिटल्स के हालात क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी ना किसी का घर वाला, किसी ना किसी का पड़ोसी, आपको भी एज अ पत्रकार लोग फ़ोन करते होंगे कि साहब मुझे बेड दिलवा दीजिएगा, साहब यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा। किसी ना किसी को तो हर रोज़ फ़ोन आते होंगे, हमको तो 50 आते हैं इसमें। लेकिन सरकार का रवैया हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसा है ये है मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ, और जिसके ऊपर अब हम एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। औरंगाबाद, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितनी है आपको पता है? कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, ये तमाम पत्रकारों ने ये आंकड़े लिखे, मैं पूरे हॉस्पिटल्स का आपको बता रहा हूँ जो सरकारी है। 868 वैकेंसीज है, जिसके अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पूरे मिला के 868 वैकेंसीज कई सालों से रखी हुई है। महानगर पालिका आरोग्य विभाग औरंगाबाद, इसके अंदर कितनी वैकेंसीज है? 83। इसमें कौन है? वैद्य के अधिकारी है, आरोग्य वैद्य के अधिकारी है, आरोग्य निरीक्षक है, टेक्नीशियंस है, ये जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ऐसे 83 महानगर पालिका के जो हॉस्पिटल्स है, जिसकी इमारत है लेकिन वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी और डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है ज़िला परिषद आरोग्य विभाग, शहर की अगर ये हालत है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों के अंदर कैसी हालत है करके। आरोग्य विभाग के अंदर कितने वैकेंसीज है? तो 332 वैकेंसीज है। यानी कि आरोग्य वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकिन डॉक्टर्स नहीं, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ नहीं, वहाँ पर टेक्नीशियंस नहीं। 332 एक ज़िले के अंदर वैकेंसीज रहना, और ये मेरे पास मेरी मनगढ़ंत नहीं है, सबके पास से रिटर्न के अंदर मंगाया हूँ। जो भी लेना चाहेगा पूरे चार्ट के साथ है कि किस किस की कैसी कैसी पोस्टिंग है करके।
कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद पूरे मराठवाड़ा के साथ साथ पास पड़ोस के भी ज़िले के पेशेंट्स कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। कितने वैकेंसीज है वहाँ पर? 122 लोगों की वैकेंसीज है गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद एक एक्सटेंशन बिल्डिंग है कैंसर हॉस्पिटल की, कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद, जिसके अंदर 165 बेड्स और बढ़ाए गए हैं या 165 बेड्स और बढ़ रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो उसके वैकेंसीज कितने हैं? तो 364 वैकेंसीज है और इसके ऊपर कोई हलचल नहीं है कि अभी इसका कम से कम निकल गया है, नोटिफिकेशन निकल गया है, जीआर निकल गया है, इसका है तो पेपर में ऐड निकल गया है और इसकी पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद। मेरे हिसाब से औरंगाबाद का शायद ही कोई ऐसा पत्रकार होगा जिसने है तो इस सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के बारे में नहीं लिखा होगा करके। ये कब काम शुरू हुआ था, कब काम ख़त्म हुआ? 2017 के अंदर 150 करोड़ रुपये की ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें केंद्र सरकार का 120 करोड़ रुपये था, राज्य सरकार के 30 करोड़ रुपये थे। 150 करोड़ रुपये की ये बिल्डिंग बन के पूरी तरह से तैयार थी 2017 के अंदर। आज क्या है? 2021। एक भी कर्मचारी वहाँ पर अपॉइंट नहीं किया है। कितने पोस्ट है वहाँ पर? 219 पोस्ट वेकेंट है सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग के अंदर। 219 यानी कि आपने 150 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। उसके बाद मुझे एक मीटिंग के अंदर केंद्रेकर साहब ने बताया कि कोई सेक्रेटरी ने जवाब दिया है कि याचे पगार कौन देणार? तू देणार, तुझं डिपार्टमेंट देणार, नाही तर ते बंद करा आणि तिथे लावणीचा प्रोग्राम ठेवा, मुजरा करने के लिए, डांस करने के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल बंद कर दो। तुमको पता नहीं है हॉस्पिटल बनाते वक्त वहाँ पे क्या नाच गाने का प्रोग्राम होने वाला है, क्या फिल्म बनने वाली है, थिएटर बनने वाला है वहाँ पे? कि 2017 से है तो तुमने एक कर्मचारी वहाँ पर लगाए नहीं है। इसके बाद 200 बेड का वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो क्रांति चौक के ऊपर, जालना रोड के ऊपर। ये सब चीज़ें आप लोग को इसलिए बताना है कि ये सरकार आपकी चिंतित नहीं है, आपके बारे में फिक्र नहीं कर रही है। आपको तो वैसे भी मरने के लिए छोड़ी है, डेली आपके मरने का सिर्फ आंकड़ा दे रही है। जिंदा रहने के लिए अब हमको लड़ना है। ये 200 बेड का हॉस्पिटल 2013 के अंदर सैंक्शन हुआ था। 7 एकड़ जगह चाहिए था, 7 एकड़ जगह ये दे नहीं सक रहे थे। हमने विधानसभा के अंदर चिल्लाए, जब मैं आमदार था, मुद्दों को उठाए बार बार। मेरे साथ कई मरतबा अंबादास दानवे ने भी है तो इस मुद्दे को उठाया, लेकिन 7 एकड़ जगह इनको नहीं मिल रही थी। जब किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी तो फिर मुझे फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालना पड़ा और कोर्ट से ये विनती करना पड़ा कि साहब ये पैसा आया हुआ है, ये हॉस्पिटल औरंगाबाद के लिए ज़रूरी है। तब कोर्ट ने है तो ऑर्डर दिया कि टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर अब ये पूरा हो गया, उसका टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, किसी को मिल भी गया है, वो काम मिल गया है। कोई एक दूसरा ठेकेदार कोर्ट में चले गया फिर से कि नहीं साहब मेरे को ठेका क्यों नहीं मिला है करके। ये 2013 का प्रोजेक्ट है। ये पीडब्ल्यूडी वाले झकमरा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये हॉस्पिटल कितना है, आरोग्य मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि 200 बेड का हॉस्पिटल हमारे लिए कितना मायने रखता है करके। लीजिए और एक 300 बेड की आयुष मिनिस्ट्री ने 300 बेड का एक हॉस्पिटल औरंगाबाद को दिया आयुष मिनिस्ट्री ने। ये कब का लेटर है? 7/11/2019 हम 21 के अंदर है। तो उसके अंदर ये लेटर आया था कि जिला रुग्णालय ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, औरंगाबाद, हिंगोली राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा स्तरावर 30 खाटांचे आयुष्य रुग्णालयाबाबत ये एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए कि यहाँ पर है तो आपको 30 बेड का हम एक हॉस्पिटल दे रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, और इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ये प्रपोजल तैयार करना है और हमको लैंड की डिटेल्स फॉरवर्ड करना है 2019 का। उसके बाद ये हुआ है कि 6/2/2020 6 फरवरी 2020, ये 2021 है, फरवरी चले गया है, यानी कि 1 साल 1 महीना हो गया है। इसके बाद ये आरोग्य विभाग जिला परिषद औरंगाबाद एक पत्र लिखता है जिला शल्य चिकित्सक, और उसको ये बताता है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये आयुष मिनिस्ट्री ने, ये 30 बेड का हॉस्पिटल है तो हमको सैंक्शन किया है, इसके लिए हमको ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, आप फ़ौरन हमको ज़मीन दें। कितनी ज़मीन चाहिए?
आयुष रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध नसल्यास जिल्हा स्तरावर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी म्हणजे औरंगाबादमध्येही शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी किंवा जनतेस सोयीस्कर ठिकाणी 3 ते 4 एकर किंवा किमान 1 ते 2 एकर जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे। यामध्ये आयुष रुग्णालय इमारत बांधून वन औषधी उद्यान उभारण्यात येईल व अधिक जागेत अधिकारी कर्मचाऱ्याचे निवासस्थान बांधण्यात येईल। मैंने दो मीटिंग्स के अंदर पालक मंत्री की मौजूदगी के अंदर दोनों मर्तबा ये डॉक्यूमेंट के साथ ये बोला कि साहब ये औरंगाबाद के अंदर ये 30 बेड का एक हॉस्पिटल आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ आपको जगह देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा पैसा हम लेकर आ रहे हैं। तो ये 2 एकड़ जगह के लिए 2019 से लेकर 2021 तक आ गया है, अभी तक ये जगह के बारे में फाइनल नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे चीज़ें होने के बावजूद सरकार ये तो नहीं कह सकती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ये कहाँ से करेंगे करके। वो सेक्रेटरी साहब जो थे जिन्होंने ये सवाल किया है ये पगार कौन देना, तो हमारा ये सवाल है इस बजट के अंदर 400 करोड़ रुपये बाल ठाकरे साहब के स्मारक के लिए दिए गए हैं। बजट के अंदर 400 करोड़ रुपये। तो आज इस राज्य के अंदर आपको क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, और अगर हॉस्पिटल बन के इमारत तैयार है तो वहाँ पर डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, दूसरे लोग चाहिए। अब हमारे सामने एक सवाल है कि या तो इनके लॉकडाउन को मानो, घर में बैठ जाओ, ऐसा पीछे खामोश बैठो, बाहर चल जाओ, या तो खामोश बैठ जाए इनके लॉकडाउन को मानते हुए। और ये जो दावा कर रहे हैं कि नहीं हमको तुम्हारी चिंता है, तो अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं इसके बारे में अगर आप चिंता कर लेते तो लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं रहती। आज अगर 2013 के अंदर तुमने जगह दे दिए होते तो आज 200 बेड का हॉस्पिटल हमारा तैयार हो गया होता। आज अगर सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर 219 लोगों का तुम अपॉइंटमेंट कर दिए होते तो हमको दर दर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती उसमें। आज अगर 2019 के आयुष हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी भी गरीब बस्ती के अंदर, किसी भी इलाके की गरीब बस्ती के अंदर अगर 30 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर अगर तैयार कर देते तो वहाँ पर हमारे को आज ये हालत नहीं होती है। ये हालत तुमने तैयार किए है, सरकार ने तैयार किया है, और आज यही सरकार कह रहा है कि नहीं हमको तुम्हारी चिंता है, तुम घर में बैठो। अब हम घर में बैठेंगे नहीं। तुमने के जितना करना था, तुमको जितना समय देना था, 1 साल बहुत समय होता है। अगर तुम करना चाहते तो 1 साल के अंदर कर लेते। नरेंद्र मोदी साहब से सीखिए, या ऐसे मौके के अंदर नरेंद्र मोदी साहब का देखिएगा कितना अच्छा वो है उनका कि लोग मरे, जिनको मरना है मरे, कोरोना से मरे, कैसे भी मरे। मुझे लोकसभा की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने का है हज़ारों करोड़ रुपये की, और मैंने वो काम शुरू कर दिया हूँ। और काम ऐसा शुरू करा हूँ कि अक्टूबर 2022 तक, अगले साल दिन और रात 24 आवर्स वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का काम शुरू है। आप अगर मर गए हैं तो आपकी क्या कीमत है साहब? आपकी जान की कीमत क्या है ये बताइए ना। आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। हम तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर मुझे सौभाग्य मिलने वाला है मोदी जी की वजह से। जय हो मोदी जी आपका। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये जनता क्या आपकी नहीं है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और अगर आप ये सब करेंगे और हमको कहेंगे कि नहीं अब तुम लोग घर में बैठ जाओ, लॉकडाउन करके बैठ जाओ करके, तो अब हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। वैसे भी कोरोना जो है वो इलेक्शन के राज्यों में क्यों नहीं आ रहा है मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं बिहार गया था, गुजरात गया, पश्चिम बंगाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, तुम्हारा केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर कोरोना कहाँ गायब हो जाता है, क्या सेटिंग है? या तो मोदी साहब के साथ है या किसके साथ है पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर नहीं होता है। आप वहाँ के विजुअल्स उठा के देख लीजिएगा। अमित शाह साहब की रैली के अंदर विदाउट मास्क के उन्होंने भी घूम रहे हैं ट्रक के अंदर, ऐसा हाथ बताते हुए। इसमें वो हाथ ऐसा बता रहे थे कैसे उल्लू बना रहा मैं तो देशवासियों को, तुमको मास्क पहना रहा है और मैं यहाँ पर टहल रहा हूँ करके मेरी पार्टी के लिए। उसके क्रिकेट मैच भी हो रहे थे, वहाँ पे फ़ोटो आई है अभी, गवर्नमेंट के बहुत सारे अधिकारी जो है वो पूना के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे थे करके। अब हम ये अगर सरकार अगर ये मांग कर रही है कि हमको लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, तो साहब 150 आप फूड स्टॉल्स प्रशासन की तरफ से खोलेंगे। एक फूड स्टॉल एक एरिया के अंदर खोला जाए। आप कैसा बांटना है बांट लें, या तो पुलिस कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब कह लें कि नहीं 50 से हमारा क्या होगा, हम 150 पूरे हम खोल देंगे, आपकी मर्ज़ी ये है, ये खोल दें। इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी लोगों के पास जाया जा रहा है, लोगों से इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी मांगा जा रहा है। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो भी फैसला कर ले।
कि हम ये 10 दिन बैठेंगे तो हमारे घर का भी पंखा जलेगा, फिर आप लाइट का बिल बढ़ेगा, फिर आप आएंगे हमारे पास, हम काट देंगे करके। जो छोटे मोटे दुकानदार है वो छोटे मोटे दुकानदार को रोज़ है तो कहीं ना कहीं किराया देना पड़ता है। अगर किसी ने ये लिया है डेली के ऊपर भी देना पड़ता है, किसी को 300, मुझे है तो कोई कन्नड़ से फ़ोन करता है, कोई गंगापूर से, साहेब माझा दररोजचा 300 रुपये किराया भाडा मला द्यावं लागतं, मी 4 दिवस दुकान बंद ठेवली तर साहेब माझा सगळं महिन्याचा मी कशा पोट भरू करके। ये डेली इस तरह के फ़ोन आते हैं। आप बंद कर रहे हैं, बंद करिएगा। ये लोगों का जितना भी बंद के पीरियड का किराया रहेगा वो प्रशासन अपनी तरफ से बेयर कर ले, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप तो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए 400-400 करोड़ रुपए दे देते हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए इसमें। ये सब जो मैंने आंकड़े बताए हैं कि जो वैकेंसीज़ है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर हमारे से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, पूना में हमारे से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ के नेताओं ने वहाँ के हॉस्पिटल्स को पूरी तरह से तैयार करके रखा हुआ है। तो कहते हैं कि आपके पास तो कितने 1700-1800 निकल रहे ना, हमारे पास तो 5000 तक निकल रहे हैं, लेकिन हम लॉकडाउन नहीं करेंगे करके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हमारे मराठवाड़ा के ही, ये औरंगाबाद ही नहीं, मराठवाड़ा का दुर्भाग्य समझिए कि दोनों आरोग्य मंत्री जो है वो मराठवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। एक अमित देशमुख साहब जिनके पास आरोग्य डिपार्टमेंट है, और दूसरे राजेश टोपे साहब जो हमारे पड़ोस के अंदर मराठवाड़ा के अंदर रहते हैं। तो दोनों आरोग्य मंत्री मराठवाड़ा के रहने के बावजूद भी अगर इतनी सारी पोस्ट अगर खाली है, तो अब आप बताइए हमने क्या करना। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। और पिछले कल जब से ये नोटिफिकेशन निकला है, आप अगर लोगों की मांग अगर देखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, मतलब नॉन स्टॉप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हे हो देव नका करके। हम चाहते हैं कि कोरोना ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ 8 दिन के अंदर ये करेंगे और उसके बाद फिर हमको और 4 साल है तो सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग खाली पड़ी रहेगी, हॉस्पिटल के अंदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तो वैसी ही परिस्थिति रहने वाली है। मरने वाले लोग जो है वो सिर्फ कोरोना से मरे नहीं है, आपकी गलतियों की वजह से भी मरे हैं, क्योंकि किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि एक एक बेड के ऊपर 3-3 लोग बैठे हुए हैं, 3-3 लोग जिनके ऊपर ये लगा हुआ है ऑक्सीजन का। कहाँ है वो तस्वीरें, है क्या? हाँ, लेके आइए। हाँ, तो वो लोग जो है वो कौन है? वो कोई गरीब लोग है ना उसमें। हाँ, उनके बारे में कोई बात करेगा नहीं करेगा? ये आप लोगों ने फ़ोटो देखे होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, ये सब ने देखे होंगे। हाँ, तो ये इसके बारे में किसी ना किसी ने तो सोचना चाहिए ना। अब ये 30 तारीख से है तो ये ना वो करने चाह रहे हैं। मैं औरंगाबाद की जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाह रहा हूँ, कल हो सकता है कि ये कोरोना हमारे घर में भी आ जाए, हमारे परिवार को भी परेशान करे। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाएगा, लेकिन वो गरीबों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो इन सरकारी अस्पतालों के अंदर जाता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि बेड अवेलेबल नहीं है। किसी की माँ फर्श के ऊपर पड़ी हुई है, किसी की बहन है तो किसी के साथ है तो एक बेड के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि उनकी सबकी जद्दोजहद जो है वो अपनी जान बचाना है, ज़िंदगी किसी तरह से बचाना है को। 31 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन प्रशासन ने ये फैसला किया है कि हम लॉकडाउन औरंगाबाद में शुरू करेंगे। 31 तारीख के दिन दोपहर 3 बजे पैठन गेट से पूरे नियमों का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति मास्क लगाए हुए हम पैठन गेट से जिलाधिकारी ऑफिस तक एक मोर्चा निकालेंगे। और इस मोर्चे के अंदर वो लोग शामिल रहेंगे जो ये मांग करेंगे कि तुम ये हमको बताओ कि ये पोस्ट कब भरने वाले हैं करके। कोरोना से लड़ाई के अंदर हम भी साथ देंगे, लेकिन अगर मरना वैसे भी है और ऐसे ही है तो अब हम लड़कर मरेंगे। हम 30 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन आप लगा दीजिएगा। औरंगाबाद के अंदर जो लोग, अगर ऑटो रिक्शा वाले हैं तो पूरे ऑटो रिक्शा के साथ आप पैठन गेट से इस मोर्चे के अंदर शामिल होंगे। जो इंडस्ट्री के अंदर जाने वाले मजदूर है, काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, वो 31 तारीख के दिन अपने कंपनियों को ना जाकर आप इस मोर्चे के अंदर शामिल होइए, क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं खड़े रहने की ज़रूरत है। छोटे छोटे होटल वाले, दुकानदार, कारोबार, ठेला लगाने वाले, सब्जी तरकारी बेचने वाले, ये सभी लोगों को एक बार सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। ये लड़ाई इसलिए नहीं रहेगी कि हम इनके लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, नहीं, ये तुम्हारी असलियत हम खोल के रखे हैं
और ये बात तुम अपने मुख्यमंत्री को बताना कि ये जो लड़ाई है, ये जो मोर्चा है, वो इस बात के लिए है कि तुम ये 2000 टोटल कितने पोस्ट खाली है ये हमारे पास, तो 2048 2048 पोस्ट जो है, जो ज़िला परिषद के अंदर है, जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स के अंदर है, सुपर स्पेशलिटी, घाटी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, ये पोस्ट कब भरेंगे? जब तक हम सड़क के ऊपर आएंगे नहीं, आपको रोज़ सिर्फ आंकड़े सुनने को मिलेंगे प्रशासन की तरफ से कि इतने लोग आज मर गए हैं। आपको डराया जाएगा। अगर मरना वैसे भी है तो क्यों ना एक बार उन लोगों के लिए रास्ते के ऊपर उतरा जाए। तो मैं औरंगाबाद के तमाम लोगों से और तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहूँगा, जिनके नेता बोल नहीं रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को उतारिए। ये मोर्चा इम्तियाज़ जलील किसी राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा बोल के नहीं कर रहा है। मी औरंगाबादचा खासदार या नात्याने माझी जबाबदारी आहे सर्व जिल्ह्याची। तो मैं वो जिले की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों के, तमाम जितने भी धर्म मज़हब के लोग हैं, ये सभी लोगों से अपील करूँगा कि 31 तारीख के दिन, मुझे मालूम है कि आपका मुझे मालूम है कि ये जो पॅन्डेमिक ॲक्ट है, आपने नोटिफिकेशन निकाल दिए की तुम्ही कोणताही जुलूस काढू शकत नाही, तुम्ही हे करू शकत नाही, ते करू शकत नाही, माहीत आहे आम्हाला सगळ्याला, तुम्ही आमच्यावर कारवाई करणार हे पण माहीत आहे आम्हाला। लेकिन उसी पॅन्डेमिक एक्ट के तहत मैं प्रशासन को और सरकार को एक बात कहता हूं कि उसी पॅन्डेमिक एक्ट के अंदर प्रशासन को ये राइट दिया गया है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने कब्जे में ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट रहो या कोई भी रहो। तो आपको अगर मालूम है कि घाटी आपके लिए है तो लोगों की सेवा नहीं दे पा रहा है, आप ले लीजिए ना, पूरे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स औरंगाबाद के अंदर है उसको एक्वायर कर लीजिएगा, आप मॉनिटर करिएगा। आप में है हिम्मत इतनी कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप ले सकते हैं, कानून के तहत पैंडेमिक एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है, आप पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्वायर कर लीजिएगा। आप मॉनिटर करिएगा कि बेड्स किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितने बेड्स कहाँ पर अवेलेबल है करके। ये नहीं करेंगे और सबसे आसान तरीका कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, तो ये कब तक चलने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि ये औरंगाबाद का ही नहीं, ये हर जगह के लोगों के लिए एक वो बनना चाहिए कि देखिए औरंगाबाद के लोग खड़े रहे तब जाकर, क्योंकि कोई ना कलेक्टर गारंटी दे सकते हैं, ना डिविजनल कमिश्नर, ना म्यूनसिपल, ना पुलिस कमिश्नर गारंटी दे सकते हैं कि ये 10 दिन के बाद है तो कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा करके। आप लिखित में दे दीजिएगा। आपको तो मैंने कहा हूँ कि साहब ये आप इंडस्ट्री खोले रखेंगे, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ये चालू रहेगा, 8 बजे से 12 बजे तक चालू रहेगा। अगर आपको चेन तोड़नी है तो आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन करिए, कंप्लीट। इंडस्ट्री भी बंद रहनी चाहिए, हर चीज़ बंद रहनी चाहिए। हम देते हैं आपको, सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, इंडस्ट्री को हम कैसा सताएंगे, इतनी बड़ी लॉबी है, उनको कैसा हम नाराज़ करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हम कैसा एक्वायर करेंगे, इतनी बड़ी लॉबी है उनकी, अपनी मर्ज़ी से वो जितना बिल चाहे वो बना रहे हैं, पेशेंटों को लूट रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। मेरा यही कहना है कि 31 तारीख के दिन आप सभी लोग, मैं पत्रकारों से ये अनुरोध करूंगा कि इसके अंदर देखिए ये एक पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसी ना किसी को तो ये खड़े रहने की ज़रूरत है। और अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो हो सकता है कि आगे जब हमारे ऊपर दिक्कत आएगी, जब किसी गरीब के ऊपर दिक्कत आएगी और वहाँ पर उसको पता चलेगा कि नहीं, मैं मेरी माँ को है तो एक बेड तक नहीं दे सका हूँ, बेड दिलाया हूँ तो वहाँ पर उसको इलाज करने के लिए वहाँ पर नर्स नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। आज माइल्ड ये हो रहा है कोरोना का, बहुत सारे लोग हैं तो अपने, मैं खुद इम्तियाज़ जलील, मैंने कोरोना से गुज़रा हूँ। मैंने टाइम के ऊपर इलाज किया, हॉस्पिटल के अंदर गया, कई दिन घर के अंदर है तो आइसोलेशन के अंदर रहा, बेहतर होके आया हूँ करके। मैं औरंगाबाद के नौजवानों से ख़ास तौर से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग मरने की खबर आ रही है वो उनके पिताजी है, उनके वालिद है, उनके दादा है, उनके नाना है, यानी कि सब बुज़ुर्ग लोग जो उम्र हो जिनकी हो गई है वो लोग हैं। मैं उन बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि अपने माँ बाप के पास जाइए, बैठिए और उनको ये समझाइए कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि जिससे आपकी जान चले जाए। आज जिस तरह से ये प्रशासन के ज़रिए जो एक डर और खौफ का माहौल तैयार किया जा रहा है, किसी को भी कोरोना हो जा रहा है तो हर कोई बर्दाश्त करता ऐसा नहीं है, उसकी आंखों के सामने अपनी मौत नज़र आ रही है कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। नहीं मरेंगे आप,
अगर आप हिम्मत से, और ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप के पास बैठिए, अपने माँ बाप के पास बैठ के है तो अपने समझाइए उन्हें कि आपको कोरोना भी अगर हुआ है तो कोई ये नहीं है। क्योंकि देखिए, माँ बाप अगर चले गए, दादा दादी नाना नानी अगर चले गए तो उसके बाद रोने से कुछ ये नहीं होगा। उनके पास बैठ के उन्हें समझाइए। सड़क के ऊपर निकलते वक्त आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी ने भी मुझे ये फ़ोन करके कहना नहीं कि पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा है, मैं मास्क नहीं पहना था। अगर किसी ने कहा, मैं पुलिस वाले को कहूँगा कि डबल उससे पैसा लो करके, क्योंकि जो जो हमको मदद करनी है वो मदद हमने करनी है। अगर आपकी गलती की वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है तो हम ये ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के कुछ सवाल तो बताइए।